गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। पिछले लॉकडाउन में मैंने चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम में साइंस की पढ़ाई कर सके। ओके, मैंने 8, 9, 10 तीनों के वीडियोस ढेर सारे डाले हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जितने भी चैप्टर्स हैं कृपया आप लोग देखिएगा, उसे वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, अभी मैं 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 8 पढ़ा रही हूँ। अभी 145 पेज नंबर कंप्लीट हुआ है। आज मैं स्टार्ट करूंगी 146 पेज नंबर। अब आप लोग ध्यान देंगे, 145 पेज में मैंने लास्ट किया था ब्रायोफाइलम से कि ब्रायोफाइलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं होती है, विकसित होती है और फिर मिट्टी में गिर जाती है तथा नए पौधे में फिर विकसित हो जाती है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का या कायिक प्रवर्धन का एक एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम की पत्तियां, जो कि हमें क्लियर दिखता है ना। पत्तियों के किनारे देखिए जड़ है और ये पत्तियां हैं। कलिकाओं के साथ ब्रायोफाइलम की पत्ती, कुछ कलिकाएं विकसित होकर मिट्टी में गिर जाती है तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। इस तरह का कायिक प्रवर्धन हो जाता है, इनके शरीर से ही प्रवर्धन हो जाता है। तो अब हमारा पेज नंबर 146 स्टार्ट होगा। ओके, इसमें है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग मतलब स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर्स फॉर्मेशन। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ 8.2 में आप देख रहे हैं। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। जनन में कौन भाग लेता है? ये बीजाणु। बीजाणुधानी बीजाणु, इसको बोलते हैं स्पोर्स बोलते हैं और स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको, जिसमें कि बीजाणु भरा हुआ है। हाँ, जिसमें बीजाणु जिसके अंदर में रहता है उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ये जो गोल गोल है इसको कहते हैं स्पोरेंजियम, बीजाणु धानी। और इसके अंदर जो छोटा छोटा कण दिख रहा है, जैसे परागकण हम लोग कैसे देखते हैं, उसी तरह पराग कोश में परागकण, उसी तरह बीजाणु धानी में बीजाणु। यही ढेर सारा स्पोर्स, इसी को बोलते हैं स्पोर्स। इसको हाइफा कहते हैं और ये तो राइजोइट्स है, राइजोइट्स। तभी आप लोग को उतना 10th क्लास में इसकी इतना जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा डिप पे जाने का नहीं है, फिर भी हल्का जानना चाहिए। ये राइजोइट्स है ये, और इसे कहते हैं हाइफा। हाँ, तो क्या है कि ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं आप लोग सब देखे होंगे। घर में ब्रेड 2-3 दिन छूट छूट जाता है किसी कारणवश, तो हम उस पर देखते हैं कि हरे रंग की मखमली जैसा कुछ उस पर बिछा हुआ है। तो ये तंतुओं पर जो सूक्ष्म गोल संरचनाएं, ये जो है यही जनन में भाग लेती है। ये कुछ बीजाणुधानी है जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, इस चित्र में देखिए बीजाणु समासन। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं, है ना। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। ये जो है, ये जो गोल जैसी संरचना है, इसका आउट लेयर जो है, यह जैसे कोशिका की भित्ति होती है ना मोटी, उसी तरह इसकी भित्ति मोटी होती है। ताकि किस लिए? कि ये हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करे, है ना। सब अनुकूलित होता है ना, पेड़ पौधा हो, बीज हो, जानवर हो, मनुष्य हो,
पशु पक्षियों सब चीज अपने वातावरण के अनुकूलित होते हैं। अब इनको रहना है हर ये इसमें, तो इसलिए इनकी दीवारें क्या होती है, ये मोटी होती है ना, चारों ओर एक मोटी सी भित्ति होती है जो कि हर परिस्थिति में इसकी रक्षा करता है। ये नहीं कि वो टूट करके गिर गया या बिखर गया या फैल गया। ठीक है, तो नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। जहां पर नमी मिलती है तो नमी के संपर्क में आने पर वृद्धि करने लगता है। ये आप ब्रेड को दिमाग में रखिए और उसी समझते जाइए, है ना। ब्रेड तो सब खाए होंगे, और ब्रेड खराब हुआ हुआ हरे रंग का वो भी आप लोग सब देखे होंगे। तो उसी पर जो ग्रीन कलर की संरचनाएं होती वही है राइजोपस, और यही पूरा फैलते जाता है, बढ़ते जाता है, फैलते जाता है। ठीक है, तो इसको फिर से हम समझ लेते हैं कि जो धागे जैसी जो संरचनाएं विकसित रहती है वह राइजोपस का कवक जाल होता है, और ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर गोल संरचनाएं जो होती हैं ये कोशिकाएं अथवा बीजाणु माने इनमें पाए जाते हैं, जो वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं, ढेर सारे नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है ना। और एकल जीव द्वारा जो जनन होता है उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस कहते हैं, जिसमें एक जीव द्वारा जनन होता है, एक जीव द्वारा ही नई संतति कोशिका उत्पन्न होती है, एक जीव द्वारा ही डॉटर सेल होता है, एक जीव द्वारा ही कई सारे नए जीव उत्पन्न होते हैं, कुछ टूट के, कुछ कट के, कुछ खंड में बट के, कोई दो भाग में बट के, तो कोई स्पोर फॉर्मेशन करके, तो कोई कायिक प्रबंधन करके, लेकिन उनमें जनन होता है। ठीक है, और ये सब जो जनन होता है तो इस तरह के जनन कहलाते हैं अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का हुआ, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो अब तक हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि एकल जीव मात्र से ही रिप्रोडक्शन का काम हो जाता था और उनसे संतति कोशिकाएं पैदा होती थी, है ना, वृद्धि होता था। तो ये हो गया अलैंगिक जनन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर के बाद फिर हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आंसर है सबसे पहला कि द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन है ना, बाइनरी फिजन और पॉलीमराइजेशन मतलब इसमें क्या अंतर है। तो हम क्या लिखेंगे, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन विधि में एक कोशिका दो अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होते हैं, है ना। ये नहीं कि एक बड़ा एक छोटा या एक लंबा या छोटा या एक अलग अलग तरह का नहीं, दो अनुजात कोशिकाओं में समान रूप में विभाजित होते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा का चित्र याद होगा, वो किस तरह से विभाजित होता है ना, लास्ट में दो डॉटर सेल में बट जाता है, वो हो गया बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन। यह सामान्य परिस्थिति में होता है, किसमें होता है, सामान्य परिस्थिति में होता है, और यह एक ही तल में होता है। ये देखिए अमीबा का चित्र थोड़ा सा दिखलाते हैं।
ठीक, ये जो है एक समान एक बराबर अनुजात कोशिकाओं में बट जाती है ना? तो इस तरह के खंडन को कहते हैं द्विखंडन। और दूसरा एग्जाम्पल है लिस्मेनिया। ठीक है, देखिए एक लिस्मेनिया से दो लिस्मेनिया, दो अनुजात कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर है पॉलीखंडन, ये हो गया ये प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है बहुखंडन, इसका चित्र भी देख लेते हैं फिर और पढ़ाते हैं इसके बारे में। हाँ, अब है कि बहुखंडन। इस विधि में समान रूप एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप में विभाजित होती है। देखिए इसमें एक कोशिका जो है वह कई कोशिकाओं में असमान रूप से विभाजित होती है। देखिए देखिए, ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई गोल है, कोई तिरछा है, कोई ऐसा है कि कोई स्पाइरल है तो कोई स्पिंडल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बराबर समान कोशिकाओं है लेकिन बहुत सारे खंड है, बहुत सारे कोशिकाएं समान रूप में विभाजित होती है। सेकेंड पॉइंट, यह विषम परिस्थितियों के उपरांत होता है, विषम परिस्थितियों के उपरांत होता है। थर्ड है कि ये विभिन्न तलों में होता है। बाइनरी फिजन था कि यह एक तल में होता है, और ये है कि ये विभिन्न तलों में होता है, जैसे प्लाज्मोडियम। जितने भी अंदर की कोशिका है ये डॉटर सेल कहलाते हैं, यानी कि संतति कोशिका। ठीक है, डॉटर सेल या संतति कोशिका, वो तो समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सेकेंड नंबर, तो मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन को समझ गए। बाइनरी में द्विखंडन होगा, नाम से ही क्लियर है। कुछ भी आप लोग को यदि एग्जामिनेशन में याद नहीं रहेगा तो द्विखंडन को द्विखंड में लिख दीजिएगा कि दो खंडों में बराबर भागों में बढ़ जाता है, और बहुखंडन में लिखिएगा कि बहुत सारी कोशिकाएं एक समान खंडों में विभाजित हो जाती है। इतना तो याद रहेगा। अब जब बाइनरी फ्यूजन याद रहेगा तो आप लोग को अमीबा भी याद रहेगा, और अमीबा के साथ साथ कौन, प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का आंख है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन विधि जो है रिप्रोडक्शन का, उससे कैसे फायदा होता है, किस तरह का जीव में फायदा होता है? तो इसमें ये फायदा है कि बीजाणु जनन विधि स्पोर फॉर्मेशन मेथड से जीव बहुत लाभान होते हैं, क्योंकि इस विधि में एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं, है ना। इसमें एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणुधानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। ये जो बीजाणु है, तो बीजाणुधानी जब फट जाता है तो इसके अंदर का क्या हो गया, वो निकल करके दूर दूर तक उड़ करके चले जाते हैं। आप लोग कपास का बीज देखे होंगे और सेमल का देखे होंगे। जब बाहरी परत उसका फट जाता है तो अंदर से रुई उड़ उड़ के कितने दूर तक चला जाता है, तो वो भी एक प्रकीर्णन क्रिया है ना। अंदर से रुई निकल करके काफी दूर तक चला जाता है। उसी तरह इसका भी स्पोर्स यानी कि इसका बीजाणु उड़ करके हवा के माध्यम से काफी दूर दूर तक चले जाते हैं, और वहां वे पुनः नए जीवों का उत्पन्न करते हैं। नए जीवों का, जहां जहां उड़ करके जाते हैं वहां पुनः नए जीव का उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि इनकी संख्या को बहुत बढ़ जाती है, इनकी आबादी अचानक बहुत बढ़ जाती है। और जब किसी तरह कोई वैसा परिस्थिति होता है, कोई विषम परिस्थिति होता है जिसमें कुछ जीवाणु नष्ट हो भी जाते हैं, तो कुछ जीवाणु जरूर बच जाते हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है ना। तो ऐसा में क्या होता है, किसी कारणवश यदि जीवाणु नष्ट हो भी गया, होता भी है, तो स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, सारे के सारे जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं।
तो इस तरह से स्पेसीज का, समष्टि का अस्तित्व बना रहता है। तो वही अ, इसलिए स्पोर फॉर्मेशन जो है, बीजाणु द्वारा जनन है, वह लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे नए नए जीवों का उत्पन्न होता है। तो जैसे हो गया राइजोपस, तो एकल जीवों में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि, है ना। तो ये हो गया बीजाणु द्वारा जनन से कैसे जीव लाभान्वित होते हैं, है ना। विषम परिस्थिति आने पर भी जब कुछ जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तो भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है। ठीक है, जैसे कि राइजोपस। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब थर्ड क्वेश्चन है, यदि कुछ क्वेश्चन का मान लीजिए क्वेश्चन आपका 3-4 नंबर का है या इस तरह का क्वेश्चन है, नंबर यदि अधिक है तो आप उस फिगर जरूर डालिएगा, द्विखंडन का फिगर और बहुखंडन का भी चित्र डाल दीजिएगा, अमीबा और प्लाज्मोडियम का, है ना। अब 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो फिगर डालने का जरूरत नहीं है, 2 नंबर से अधिक रहेगा तो आप तुरंत फिगर डाल दीजिएगा। और बीजाणु द्वारा जनन में भी राइजोपस का चित्र बना करके उसका बीजाणुधानी, स्पोर्स, बीजाणु, राइजोपस जरूर दिखलाइएगा। ठीक है। और ये बीजाणु जो रहता है एक मोटी भित्ति से ढकी हुई रहती है, ये तो बतला चुके हैं। तो चित्र पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, चित्र अपने घर में कॉपी पेन लेकर के बनाने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है चित्र द्वारा समझाने के लिए कहा जाए और 2 नंबर से अधिक रहेगा तो जरूर आप लोग चित्र बनाइएगा, क्योंकि फिगर में नंबर बहुत रहता है साइंस में। ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चले कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति कोशिका, नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सब लोग जान रहा है, हम लोग भी जान रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं कि पुनरुद्भवन जो है वह सिर्फ अलैंगिक कोशिका ही में होगा, है ना। पुनरुद्भवन में है कि एक कट जाने पर वो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो वैसा हमारे में वैसा कुछ कोई अंग, वैसा कोई टिश्यू उस तरह का विकसित नहीं है जो इस तरह का संतति उत्पन्न कर सके, है ना। तो बहुकोशिकीय जीव जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिका होती है, और विशिष्ट कोशिकांग ऊतक होते हैं। फिर बहुत सारी कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती है, फिर ऊतक के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, फिर ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र का निर्माण होता है। ये तो आप लोग को पता होगा ना, कई कोशिकाएं ऊतक, कई ऊतकें ऑर्गन, और फिर कई अंग अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर फाइनली एक जीव का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में जटिल जटिल संरचना वाले जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, वे उनके बॉडी जो है इस तरह के करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, है ना। सो दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर कट, इसलिए वे कहीं पर कोई भी बॉडी के पार्ट्स को काट देने से उनका ये प्रोसेस, ये जनरेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पार्ट काट देने पर जनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन नहीं होगा। जटिल संरचना में कई कोशिकाएं, ऊतक, अंग तंत्र मिलकर के वो एक नए जीव तैयार होते हैं, जो कि हमारे इसके लिए रीजनरेशन के लिए क्षमता जटिल संरचना में नहीं है, नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कुत्ते का पूंछ को यदि काट दिया गया हो, ठीक है, कुत्ते का पूंछ को काट देने से वो रिजेनरेट नहीं होगा, क्योंकि उस सेल में भी तो
उसके पूंछ में भी कोशिका प्रेजेंट रहती है ना, कोशिकाएं पूंछ में प्रेजेंट रहती है। और इसका एक या दो एग्जाम्पल है पुनरुद्भवन का। प्लेनेरिया और हाइड्रा तो है ही, इधर छिपकली और स्टारफिश ये बस कर सकता है। स्टारफिश के कटे भाग पार्ट बॉडी का रिजेनरेट कर सकता है ना। स्टारफिश का यदि कोई आर्म टूट जाता है तो उसमें रिजेनरेट होता है। और लिजर्ट में कुत्ता का पूंछ काट देने पर उसमें नया पूंछ नहीं बनता, लेकिन एक छिपकली में और स्टारफिश में ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। ठीक है। चौथा, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कायिक प्रवर्धन की विधि से उगाए गए पौधों और बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा फूल एवं फल कम समय में ही लगने लगते हैं। फिर से सुने, कायिक प्रवर्धन की विधि से उगाए गए पौधों और बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा, है ना, बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। कुछ पौधे जैसे केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं, उनको उगाने के लिए ये विधि किया जाता है। कौन सा विधि? कायिक प्रवर्धन विधि। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा कि केला, संतरा, गुलाब, चमेली इन सब आदि पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन की विधि उपयोग में लाया जाता है। ब्रायोफाइलम की पत्तियों में विकसित देखे हैं अभी, पत्तियों वाला ब्रायोफाइलम अभी थोड़ी देर पहले मैं बतलाई थी। और जड़ द्वारा लगाया था जैसे डहेलिया, शकरकंद, गाजर, मूली, है ना। और तने द्वारा आलू है, अदरक है, ये सब कायिक प्रवर्धन है। आलू है, अदरक है, हल्दी है, ओल है जिसको सूरन कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग देखे भी होंगे, खाए भी होंगे घर में। और पत्तियों द्वारा है ब्रायोफाइलम, जो कि अभी जस्ट देखा है आपने। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन में पौधे जल्दी लगते हैं और फल फूल जल्दी देने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। अब है डीएनए। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की कॉपी, है ना, प्रतिकृति मीन्स उसकी कॉपी। तो डीएनए की कॉपी बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना ही है ना। जनन की जो मूल घटना है, रिप्रोडक्शन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, क्योंकि कोशिका के न्यूक्लियस में, आप लोग को पहले भी बताया है, कोशिका के न्यूक्लियस में यानी कि सेल के न्यूक्लियस में क्या है? सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स है ना। कोशिका के नाभिक में, केंद्रक में क्रोमोजोम्स है और क्रोमोजोम्स में डीएनए है। और डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जिसको जीन कहते हैं, जीन। तो अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से ही संतति पीढ़ी तक ले जाता है, जनक से संतति पीढ़ी में ले जाता है। और डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो माता पिता का जो भी गुण रहता है, जिस तरह का भी गुण रहता है, वो गुणों को, चाहे वो शारीरिक बाहरी कायिक वाला हो, चाहे वो
आंतरिक गुण जो भी गुण हो वो माता पिता से संतान तक यानी कि संतति पीढ़ी में उस गुणों के संदेश को भेजता है। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है ना। रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है? क्योंकि आनुवंशिक गुणों का संदेश जो है वह जनक से संतति पीढ़ी तक जाता है, पहुंचाता है। ठीक है। यदि आप लोग कहीं पे नहीं समझे होंगे, कहीं डाउट लग रहा होगा, कहीं आवाज समझ में नहीं आई होगी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भी इंतजार करूंगी। ओके, थैंक यू।